नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास और आप देख रहे हैं द मेंटल माइंड्स चैनल। आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो तो रहेगा यूरेनियम एनरिचमेंट समझना, क्योंकि बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे बन गए हैं जिन्होंने ये बता दिया कि फरदौ में अटैक हो गया है, कैसे बंक मास्टर मिसाइल से अटैक किया गया, कौन लेकर गया, कैसे हुआ, B2 बॉम्बर गए। लेकिन किसी ने भी इस बात की डिस्कशन नहीं की कि आखिर यूरेनियम एनरिचमेंट से मतलब क्या है। अगर कहा जा रहा है कि ईरान ने 60% जो यूरेनियम है उसको इनरिच कर लिया है, तो उससे जो अभिप्राय है वो क्या है वेपन ग्रेड यूरेनियम और किस तरीके से सारा प्रोसेस चलता है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा सा उस सुर्खी पे चलते हैं जो पिछले 3-4 दिन से है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लेम हो रहा है वो बहुत अलग सा हो रहा है। यूएसए और इजराइल का कहना है कि हमने पूरे तरीके से जो इनरिचमेंट फैसिलिटी थी उसको तबाह कर दिया है और अब वो किसी काम का नहीं रहा। वहीं पर ईरान का कहना है कि सब कुछ सेफ़ है, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, वहाँ तक मिसाइलें नहीं पहुँची। यूरोपियन यूनियन के पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जा रही है वो कह रही है कि कुछ भी नहीं हुआ है, ट्रंप ऐसे ही कह रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस है वो कह रही है कि शायद उन्होंने पहले ही 400 किलोग्राम जो उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया है ताकि वो अपने जो वेपन ग्रेड है वहाँ तक पहुँच सके। वहीं पर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके हाथ में कुछ नहीं लग रहा। वो कह रही है कि 60% तक तो पहुँचे थे, लेकिन पता नहीं आगे क्या हुआ है। तो यहाँ पर 5 अलग अलग तरह की बातें, और ईरान का कहना है कि हम तो हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है, तुम तो पागल वाली बात कर रहे हो। तो यहाँ पर 5 अलग अलग बात हो रही हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ईरान ने 60% जो यूरेनियम है उसको एनरिच कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कि आखिर यूरेनियम जो है वो क्या है और न्यूक्लियर वेपन में कौन से दो ऐसे जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम, आपको यकीन नहीं होगा कि यूरेनियम ऐसा नेचुरली पाया जाने वाला मटेरियल है जो सोने से 500 गुना अधिक पाया जाता है। यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी जो है अर्थ क्रस्ट पे वो 500 गुना अधिक है, किससे? सोने से। लेकिन यूरेनियम जिस फॉर्म में पाया जाता है वो सारा का सारा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब में या न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल को फिसाइल होना पड़ता है। फिसाइल शब्द का मतलब है कि वो मटीरियल ऐसा हो कि उसके ऊपर जब बाहर से एक एनर्जी पार्टिकल जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं, अगर न्यूट्रॉन डाला जाए तो वो जो एटम है, जो परमाणु है, वो स्प्लिट हो जाए। स्प्लिट हो जाएगा तो वहाँ पर ऊर्जा निकलेगी, और वो ऊर्जा इतनी निकलेगी जो उसका न्यूट्रॉन है वो आगे वाला जो एटम है उसके अंदर उसमें जाकर स्प्लिट करा दे। तो एक तरीके से एक चेन रिएक्शन हो जाएगी। फिर वो रिएक्शन क्या होगी, वो कहीं भी काम में लाई जा सकती है, उससे एनर्जी बनाई जा सकती है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आएगी, उससे सबमरीन चलाए जा सकते हैं, उसको न्यूक्लियर वेपन भी बनाया जा सकता है। तो ये जो क्वालिटी है कि जो यूरेनियम है एक फिसाइल मटेरियल बन जाए, और जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है जिसमें कि वो एटम बार बार लगातार टूटता रहे, चेन रिएक्शन में चला जाए, वो सारा प्रोसेस है वो एनरिचमेंट का प्रोसेस कहलाता है। तो सबसे पहले जो यूरेनियम पाया जाता है वो ऐसे आराम से वहाँ से खदानों से निकलता है। उसके बाद उसको माइनिंग के बाद एक प्रोसेस करके इस तरीके का एक येलो प्रोडक्ट निकल के आता है जिसे जनरली कहा जाता है यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड अभी भी यूरेनियम का 238 फॉर्म है। यानी कि यूरेनियम जो है दो तरीके के उसमें पाया जाते हैं, आइसोटोप कहते हैं। एक यूरेनियम 238 रहता है, एक यूरेनियम 235 होता है। जो यूरेनियम 238 है वो 99% के आसपास होता है, और जो यूरेनियम 235 है वो 0.7% होता है। लेकिन जो हमने अभी बात की फिशन की, फिसाइल मटेरियल की, फिशन रिएक्शन की, चेन रिएक्शन की, उन सबको कारगर होने के लिए यूरेनियम 238 किसी काम का नहीं है। उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चेन रिएक्शन में चला जाए। उसके लिए यूरेनियम 235 का अधिक होना ज़रूरी है। तो आप सोचिए एक ऐसा एटम है, अगर उसे एक एटम को उठाया जाएगा तो उसके अंदर जो 99% मटीरियल है वो 238 है, और सिर्फ 0.7% है वो 235 है। एक 234 भी होता है जो लगभग 0.3 हो गया, वो हमारे काम का नहीं है। तो हमारा जो मेन टारगेट है यूरेनियम 235 है, 238 है। अब जब भी यूरेनियम एनरिचमेंट की बात होती है तो यूरेनियम 235 की बात होती है। अब एनरिचमेंट का जो प्रोसेस है
वो बड़ा हेक्टिक है। सारा खेल वहीं पर है। यूरेनियम तो सबको मिल जाएगा, लेकिन यूरेनियम 238 को एटम से निकाल निकाल के बाहर करना और यूरेनियम 235 को इतना इकट्ठा कर लेना कि वो वेपन ग्रेड तक पहुंच जाए, बहुत कठिन काम है। और ये सारा काम शुरू होता है माइनिंग के बाद, जब यूरेनियम ऑक्साइड आ जाती है। यूरेनियम ऑक्साइड को पहले एक गैसियस फॉर्म में बदला जाता है, वो एक यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नाम का एक कंपाउंड बन जाता है। उसको लेकर जाया जाता है सिलेंडर्स में, जो बड़ी बड़ी मशीन होती है, जो इस तरह की मशीन है जिनको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूजल मशीन्स। जो सेंट्रीफ्यूजल मशीन है, सेंट्रीफ्यूजेस हैं, यही होते हैं जहाँ पर सारी एनरिचमेंट का काम चलता है। तो जो अमेरिका बार बार कह रहा है कि मैंने फरदौ पे अटैक करके सारे सेंट्रीफ्यूजेस को तबाह कर दिया, उसका कहने का मतलब है कि जो ईरान इस स्टेज तक पहुँच गया था, यूरेनियम ऑक्साइड को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाकर इनमें ले जा चुका था, उस प्रोसेस को हमने तबाह कर दिया है। अब सेंट्रीफ्यूज में होता क्या है? सेंट्रीफ्यूज का मतलब है कि सिलेंडर बहुत तेज़ी से घूमते हैं। ये उस तरीके से इतनी तेज़ी से घूमते हैं जैसे हमारी जो कपड़े धोने की मशीनें हैं उसमें कपड़े सुखाए जाते हैं। जब हम गीले कपड़े को डालते हैं वो बहुत तेज़ी से घूमती है और पानी बाहर फेंक देती है, सूखे कपड़े अंदर रह जाते हैं और हमारे कपड़े सूखे निकलते हैं। यही काम यहाँ पर होता है। यूरेनियम 238 वाला जो एटम है वो डाला जाता है 99% वाला, और उसके अंदर जो 0.7235 है उसको इतनी तेज़ी से अंदर घुमाया जाता है कि 238 वाला जरा सा भारी होने की वजह से, क्योंकि उसके अंदर 3 न्यूट्रॉन ज़्यादा है, तो वो भारी वाला साइड में चला जाता है और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ऐसे करते करते हम 0.7 से 3-4% तक पहुँचते हैं। तो अगर किसी यूरेनियम एटम के अंदर, उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर 3-4% जो 235 हो जाए तो उसे हम कह देते हैं एनरिच्ड हो गया है। और उस एनरिच्ड यूरेनियम को हम यूज़ करते हैं फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी बनाने के। अब सोचिए 3-4% पे हम इतनी एनर्जी बना लेते हैं कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर एक एग जितना भी यूरेनियम लिया जाए 3-4% एनरिच्ड, तो जितनी एनर्जी 88 टन या 100 टन कोयला उत्पादन करेगा, उतना वो सिर्फ उतना एग जितना यूरेनियम जो 3-4% है उतने ऊर्जा का निर्माण कर सकता है। सोचिए कितना एक खतरनाक मटेरियल है। लेकिन फिर प्रोसेस यहाँ भी नहीं रुकता, फिर इसको और घुमाया जाएगा, तो लगातार मशीनें चलती रहेंगी। नेचुरल यूरेनियम डाला जाएगा, यूरेनियम 238 को बाहर निकाला जाएगा, 235 को बीच में सेंटर में इकट्ठा करते रहेंगे। करते 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 वो 20% तक पहुंचेगा। जब वो 20% हो जाएगा तब वो एक हाईली एनरिच्ड हो गया, यानी कि वो बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंच गया है और अब वो सबमरीन वगैरह में यूज होता है एज ए फ्यूल। लेकिन अगर आप 20% तक पहुंच गए हैं तो आपने 90% जो काम है न्यूक्लियर वेपन बनाने का वो पूरा कर लिया है। तो 20% तक पहुंचना, आप समझ रहे हैं कि 3-4% एनरिचमेंट से 20% तक पहुंच गए तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। 90% आपका काम हो गया, आप हथियार बनाने की तरफ चले गए हैं। और यहाँ पर तो बात हो रही है कि ईरान ने 60% कर लिया है। 60% का मतलब हो गया कि 99% काम ईरान ने एनरिचमेंट का कर लिया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो उसके पास यूरेनियम है उसमें जो 235 है वो 60% तक पहुँच गया है। और अगर 90% तक पहुँच जाएगा तो उसको हम मान लेंगे कि वेपन ग्रेड यूरेनियम बन गया है। और उसको बनाने में बहुत अधिक टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 60% पहुँच गया है। 2-3 महीने में ईरान हथियार बना सकता था, और अगर अभी उसका लॉस नहीं हुआ है तो वो अभी भी हथियार बना लेगा 3 महीने में। जिस दिन चाहेगा वो न्यूक्लियर टेस्ट करने में सक्षम हो सकता है। और 400 किलोग्राम कहा जा रहा है तो लगभग वो 10 के आसपास बना सकता है। 40 किलोग्राम में उसका एक न्यूक्लियर वेपन तैयार हो जाएगा। तो यही सारा प्रोसेस था जो हमने समझा एनरिचमेंट का किस तरीके से चलता है, कि ये यूरेनियम निकला, यहाँ पर येलो केक बना, इस स्टेज के बाद यहाँ पर फिर बाद में वो काले रंग का डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकला, फिर उसके पैलेट्स बनाए जाते हैं। इन पैलेट्स को सिलेंडर्स में डाल डाल के न्यूक्लियर रिएक्टर में भेजा जाता है, जहाँ ऐसे एनर्जी यूज़ होगा। लेकिन अगर हम उसको वेपन की तरह यूज़ करना चाहें तो इनको हम दूसरी फॉर्म में ले जाएंगे और उसके बाद वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं। वेपन की तरह यूज़ करने में भी 2 तरीके के वेपन बनते हैं। अभी हमने केवल यूरेनियम की बात की है, लेकिन न्यूक्लियर जो फिशन वेपन है, यानी कि जिनमें चेन रिएक्शन कराई जाती है स्प्लिट करा के, वो 2 तरीके के बनते हैं। एक प्लूटोनियम 239 का बनता है
और एक यूरेनियम 235 का बनता है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो यूरेनियम 235 वाला नहीं है। भारत को यूरेनियम 235 को पीसफुल कामों में लगा रखा है उसने, न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह में डालेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर चला रहा है। भारत ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था न्यूक्लियर फिशन वाला, वो प्लूटोनियम 239 से बनाया था। और प्लूटोनियम 239 जो है एक आर्टिफिशियल है, नेचुरली अकर नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करते करते एक स्पेंट फ्यूल की तरह क्रिएट होता है। स्पेंट फ्यूल का मतलब कि जब यूरेनियम 238 को डाला गया उससे ऊर्जा निकाली गई और उसके बाद जब वो टूटा तो उसने किसको जन्म दिया? उसने जन्म दिया प्लूटोनियम 239 को। तो भारत ने उसी प्लूटोनियम 239 को लिया और पहले 11 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा किया और उसके बाद 11 मई 1998 को उसने फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर टेस्ट किया और विश्व को बता दिया कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। और भारत ने तब तो न्यूक्लियर फ्यूज़न भी किया है, थर्मो न्यूक्लियर जिसको कहते हैं, उस पर नहीं हम जा रहे हैं आज, तो वो वाला भी किया भारत ने। तो यहाँ पर दो तरीके के बॉम्ब बनते हैं। जो ईरान जिस तरफ जा रहा है वो यूरेनियम वाला है, पाकिस्तान जिस तरफ गया है वो यूरेनियम वाला है, भारत जिस तरफ गया है वो प्लूटोनियम वाला है। क्योंकि भारत ने कहा हमें तो एनर्जी भी चाहिए और जो वेस्ट निकल रहा है उसको लेंगे। तो भारत का जो 3 स्टेज रिएक्टर है जो होमी जे बाबा बना के गए थे, वो पहले ही चालाकी से बना गए थे कि जो बीच वाली स्टेज है भारत की, उसमें भारत प्लूटोनियम 239 को और बना रहा है। तो भारत के पास स्टॉक पाइल बहुत इकट्ठा होता जा रहा है। तो दो तरीके के बॉम्ब बनते हैं, एक में कहते हैं गन शॉट टाइप का, जहाँ पर यूरेनियम वाला रहता है, वो ये वाला रहता है। इसमें तो अलग अलग मास को इकट्ठा किया जाता है और फिर जहाँ पर गिराया जाता है वहाँ पर वो आपस में रिएक्शन करते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो अमेरिका ने जो हिरोशिमा पे फेंका था, जो बॉम्ब फेंका था जिसको कहा जाता है लिटिल बॉय, वो उसने भेजा था गन शॉट वाला, यानी कि जिसमें उसने अमेरिका ने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को यूज़ किया जो कि 90% ग्रेड का था। तो अमेरिका ऐसा देश है जिसने पहले न्यूक्लियर टेस्ट भी चेक किया है और उसके बाद प्रैक्टिकली भी उसे चेक कर लिया। और यहीं पर नहीं रुका अमेरिका, एक बॉम्ब से भी लड़ाई ख़त्म हो सकती थी, लेकिन अमेरिका को अपना दूसरा बॉम्ब भी चेक करना था। जो दूसरा उसने नागासाकी पे फेंका है वो दूसरा था प्लूटोनियम वाला था, जिसको कहा जाता है इम्प्लोजन टाइप, जिसको कहा गया फैट बॉय या फैट मैन। तो अमेरिका ने जो दोनों बॉम्ब फेंके, दोनों उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और अब वो किसी देश को न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देना चाहता, जाकर अटैक भी कर देता है। ठीक है, न्यूक्लियर बम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सबका नहीं होना चाहिए फिर। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से अमेरिका ने दोनों जो बॉम्ब थे, तरीके थे, प्लूटोनियम 239 वाला और यूरेनियम वाला, दोनों को उसने यूज़ किया है और वहाँ पर इतना नुकसान पहुँचा है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम हाईली एनरिच्ड की। तो अब ईरान के पास अगर 60% है तो उसे बॉम्ब बनाने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। और अगर जो अमेरिका का दावा है वो उसके उलट हुआ तो सिचुएशन और भी गंभीर हो सकती है मिडल ईस्ट में, क्योंकि अब ईरान की सत्ता भी संभल गई, अल खमीनी सत्ता में बने भी रह गए, लोगों ने भी उन्हें एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट कर दिया जो उनके ऑपोजिशन में थे, चाहे वो बाहर थे। इस पीस ने बता दिया है, ट्रूस ने, कि कहीं ना कहीं ईरान अभी भी वो जो सत्ता है, जो रजीम है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई थी 1979 में, और ये अभी तक वहाँ पर खड़े हैं और इनका जो सत्ता पे कंट्रोल है पूरा है। और मुझे जैसे ही पर्सनली उम्मीद लगती है कि रिसेंट टाइम में ईरान ये वाला काम कर देगा, न्यूक्लियर बम कर देगा, और इसके जो रिपरकशन है वो भारत के ऊपर भी आएंगे, क्योंकि ईरान के भारत के साथ संबंध आज तो अच्छे हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश ख़राब होते हैं तो 2 इस्लामिक देश हो जाएंगे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन होगा, और एक पाकिस्तान है और एक ईरान है। पाकिस्तान का तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं, पता ही है कि पाकिस्तान के कैसे रिश्ते हैं हमारे साथ। अब तो चाइना भी पाकिस्तान के साथ मिलके और बांग्लादेश के साथ मिलकर एक नया ही एंगल बना रहा है। तो भारत के लिए ईरान का न्यूक्लियर पावर हो जाना किसी भी एंगल से, स्ट्रेटजिक कारण से सही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है जैसा कि लग रहा है तो काम गंभीर हो सकता है। तो ये थी सारी इनरिचमेंट के बारे में खबर, जिसकी अभी तक किसी वीडियो में कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई थी। तो इसको आपको कैसा लगा वीडियो, इसमें अपने लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।